साथियों, मैं सुनील वर्नवाल सृजन अपने ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, डेली करंट डोज के तहत आते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह एक योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसे शुरू करने की एक राज्य ने घोषणा की है। वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र नहीं, पंजाब नहीं, राजस्थान बिल्कुल नहीं। तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। इसके संदर्भ में कुछ आप लोगों को बताएं कि एक्चुअली राजीव गांधी का जो जन्मदिन है वह होता है 21 मई को। तो छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ पे कि अभी कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ पे उस सरकार ने घोषणा की है कि 21 मई यानी राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर यह योजना चालू करेगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कोविड-19 के कारण जो एक आर्थिक मंदी आई हुई है, विशेषकर किसानों की स्थिति जो बहुत किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय जो हो गई है, उस स्थिति में सुधार के लिए यह योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत एक विशेष प्रबंध किया जा रहा है कि वहाँ पे प्रत्येक किसान को उसके प्रति एकड़ 10,000 रुपये कुछ विशेष उपज, जिसमें कि गन्ना, धान और कुछ एक दो और चीज़ें शामिल हैं, उन संदर्भों में उपजों के प्रति एकड़ 10,000 रुपये तक नकदी उन किसानों के खातों में जमा की जाएगी। तो ये हो गया, ये हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। और यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाएगा? यह राज्य है छत्तीसगढ़। हमारा आज का दूसरा सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को, जो पहले 49% है, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दरअसल जो कोविड-19 का जो प्रभाव है, न सिर्फ वह आर्थिक क्षेत्र में बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों पर प्रभाव लगातार इसका देखा जा रहा है। और इस विशेषकर आर्थिक प्रभाव से बचने के लिए भारत सरकार की यह नीति है कि वह आर्थिक गतिविधियां, चाहे वह रक्षा उत्पाद के संदर्भ में हो, या फिर कृषि उत्पाद के संदर्भ में हो, या फिर सेवा के, या फिर हमारा विनिर्माण के संदर्भ में, तो सारे से क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमने कल चर्चा भी किया था कि 5 सूत्रीय आत्मनिर्भर प्रोग्राम की बात की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। उसी के तहत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कुछ अधिक कर दिया गया। तो वह सीमा क्या है? तो वह सीमा है हमारा 60% नो, 65% नो, 75 नो। तो वह सीमा है 74%, यानी कि 49% से बढ़ाकर उस सीमा को 74% कर दिया गया है। और इस सीमा के बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि रक्षा क्षेत्र में जो है विदेशी तकनीकी और पूंजी आ सके, साथ ही साथ जिससे हमारे घरेलू रक्षा उत्पाद यानी कि स्वदेशी रक्षा उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में जो तकनीकी है उसकी थोड़ी सी समस्या है, साथ ही साथ पूंजी की भी समस्या है। उसी दोनों को ध्यान में रखते हुए एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने जा रहा है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र हमारा प्रारंभिक काल से ही केंद्र सरकार के अधीन रहा है और इसमें बहुत धीरे धीरे ढील दी जा रही है। तो इस तरह से 49% से एक झटके में 74% कर देना बहुत बड़ा परिवर्तन है। ओके, तो हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह हमारे कोविड-19 से ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमारा क्या है, पहले देख लेते हैं। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम क्वारंटाइन्ड सिटी, यह क्या है? यह एक किताब है, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम क्वारंटाइन्ड सिटी। इस किताब का जो लेखक है, हमें उसका नाम बताना है। तो इस किताब का लेखक कौन है? ली केक्यांग नहीं, ली केक्यांग के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह चीन के प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं और ली केक्यांग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जिन लीकुन, ये जो है ये AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के
प्रेसिडेंट है जिन लीकुन, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फेंग फेंग, ओके, ये फेंग फेंग जो है यही है इस किताब के लेखक, और इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ली बेलियांग, एक्चुअली ली बेलियांग, हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे जब एग्जाम में आएगा तो अब बता दें कि ली बिलियांग भी काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, काफी चर्चा में भी थे। इनके चर्चा में रहने का मुख्य कारण है कि यह एक वैज्ञानिक थे जो कि वुहान में कार्यरत थे, और कहा जाता है कि इन्होंने जो है वुहान में जो गतिविधियां चीन द्वारा की जा रही थी उसके संदर्भ में कुछ इन्होंने सामने लाने का प्रयास किया था, जिसके कारण बाद में इन्हें गोली मार दी गई, या कहा जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल वैश्विक मीडिया में ये चर्चा है कि ली बेलियांग की हत्या चीनी सरकार द्वारा कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो है चीन की जो खुरापाती दिमाग है इस कोविड-19 के संदर्भ में उसे वो सामने ला रहे थे। ओके, तो ली बिलियांग एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है वो है वुहान डायरी की जो किताब है उसके लेखक कौन है? फेंग फेंग। तो वास्तव में जो फेंग फेंग है यह एक चीनी साहित्यकार है और उन्होंने ही इस किताब को लिखा है। अपने अगले सवाल पर, यानी अगला प्रश्न हमारा जो कि आज का चौथा प्रश्न है, यह चौथा प्रश्न है कि किस राज्य ने सिंचाई प्लस बाढ़ नियंत्रण हेतु एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? अर्थात एक राज्य है जिसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ सिंचाई के लिए प्लस बाढ़ के नियंत्रण हेतु एक ऋण का समझौता किया है। तो वह राज्य कौन सा है? झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, बिहार नहीं, तो वह राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी कमान क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्लस बाढ़ जो बीच बीच में बाढ़ आ जाती है उस बाढ़ को नियंत्रण में रखने के लिए इस एशियन इस बैंक से उसने 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया। अर्थात जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है 145 मिलियन डॉलर किसे देगी? इस पश्चिम बंगाल सरकार को, और सरकार उसका उपयोग क्या करेगी? दामोदर कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाएगी प्लस बाढ़ नियंत्रण हेतु। और कहा जाता है या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा या कहा गया है कि इसके तहत 5 जिलों के लगभग 27 लाख किसानों को या 5 जिले के 27 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ये सवाल। इस सवाल से जुड़ा हुआ थोड़ा सा और फैक्ट लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारा जो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब मुख्यालय बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग में। इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। नेक्स्ट वन, इसका इस समय प्रेसिडेंट कौन है? जिन, अगर याद हो आपको, हमने लास्ट क्वेश्चन में जब वुहान डायरी किताब की बात की थी तो हमने उसमें एक ऑप्शन रखा था जिन लीकुन, तो हमने आपको बताया भी था कि वो जिन लीकुन इस AIIB के प्रेसिडेंट है। तो वर्तमान में क्या है इसकी स्थिति? जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये इसका मुख्यालय बीजिंग में है। स्थापना इसकी हुई थी 2016 में, और इसका वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? जिन लीकुन। तो ये हो गया हमारा आज का चौथा प्रश्न। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। जैसा कि हम प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य ने अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। सवाल क्या है कि सी रंगराजन जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, इनके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। RBI के पूर्व गवर्नर, तो इन सी रंगराजन की अध्यक्षता में किसी राज्य ने अपनी राजकोषीय स्थिति को सही करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। वह राज्य कौन सा है? तो आप लोगों का निश्चित तौर पर दिमाग जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र की ओर। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक आर्थिक राजधानी भी है देश की, साथ ही साथ वहां पे कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित भी है। तो क्या वह राज्य महाराष्ट्र है? जी नहीं, बिल्कुल
यह राज्य महाराष्ट्र नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं इस कोविड-19 के प्रभाव में, साथ ही साथ आर्थिक क्षति के संदर्भ में भी, तो दूसरा गुजरात है, बट गुजरात राज्य में भी यह नहीं किया गया है। तो थर्ड वन इधर देख लेते हैं, सी पर क्या है, तमिलनाडु। यस, वह राज्य कौन सा है, वह तमिलनाडु राज्य है, और राजस्थान तो कट ही गया। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु राज्य ने अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु जो पैनल का गठन किया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, सी रंगराजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे हिसाब से देखें तो 1 2 3 फैक्ट हो जाएगा। एक तो फैक्ट ये हो गया, रंगराजन की अध्यक्षता में वह राज्य को सही किया गया, और दूसरा वो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। यानी कि 2 फैक्ट हो सकता है, प्रश्न थोड़ा सा बदल जाए, प्रश्न ऐसे पूछ ले कि तमिलनाडु राज्य ने अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु एक पैनल का गठन किया है, उस पैनल का अध्यक्ष कौन है। तो प्रश्न अगर जब बदल जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे राज्यों की जगह सी रंगराजन आ जाए, उर्जित पटेल आ जाए, शशि या बार जो पीछे की बहुत सारे जो हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं उनका नाम दिया जा सकता है, या किसी और का भी नाम। तो मीन्स तब वह व्यक्तित्व के आधार पर यहाँ पे आ जाएगा, राज्यों का सीन खत्म हो जाएगा। ओके, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पैनल बना है, इस पैनल को 3 मंथ में अपनी रिपोर्ट को देना है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गया हमारा कि राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य ने एक पैनल गठित किया है। और हाँ, महत्वपूर्ण है कि इस पैनल में टोटल 21 सदस्य होंगे, 21 सदस्य, और यह 3 महीने में अपना रिपोर्ट देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है कि भारत में कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम, अर्थात जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जा रहा है, साथ ही साथ एक जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां भी लगभग प्रभावित हो रही हैं, तो उसी को, उस कार्यक्रम को एक तरह से नाम दे दिया गया है कि कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए एक वैश्विक संस्था द्वारा भारत को $1 बिलियन, कितना, $1 बिलियन की सहायता की मंजूरी दी गई है। तो वह संस्था कौन सी है? वह संस्था क्या IMF है? नहीं। क्या AIIB है? नहीं। ADB नहीं। बल्कि वह संस्था कौन सी है? वह संस्था है वर्ल्ड बैंक। अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा $1 बिलियन की सहायता मंजूरी दी गई है। किस लिए? भारत में कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए। तो यह कार्यक्रम, मतलब एक कार्यक्रम किस लिए या इस प्रोत्साहन के लिए क्यों? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जो भारत में लगातार गरीब तबकों की स्थिति, या हमारे जो कामगार लोग हैं, चाहे प्रवासी श्रमिक हो, किसान हो, या छोटे आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त जैसे हमारे व्यवसायिक वर्ग के लोग हों, तो उन सभी लोगों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, या ऐसे कहें कि उन प्रवासी श्रमिकों के लिए और गरीबों की सहायता के लिए यह $1 बिलियन की सहायता मंजूरी वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसी वर्ल्ड बैंक द्वारा कुछ समय पहले ही कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा, यानी कि प्रोत्साहन, यानी कि इसमें वृद्धि करने के लिए $0.75 बिलियन की एक सहायता पहले ही दी जा चुकी है। अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को पहले भी एक सहायता दी गई थी, वह थी हमारी $0.5 बिलियन। अर्थात यहाँ पे 1 बिलियन है, वहां पे $0.25 बिलियन, और वह किस लिए दिया गया था? स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ोतरी के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में कुछ बातें। वर्ल्ड बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है भारत के संदर्भ में, जब $1 बिलियन इधर, $0.25 बिलियन स्वास्थ्य सुविधा के लिए। तो हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना जो है 1944 में। नेक्स्ट वन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि यूके में।
सॉरी वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, यूएस से। आप देखते होंगे कि लगातार विश्व बैंक पर प्रभाव भी किसका रहता है, इसी का। साथ ही साथ इसका इस वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, डेली मालपस। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में। एक तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कभी 1944 में, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, और जो वर्ल्ड बैंक है इसका प्रेसिडेंट कौन है, वो है डेली मालपस। तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो मुख्य मुख्य तथ्य थे वो हमने आपको आपके सामने रख दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा 7वां प्रश्न है घरेलू रक्षा उत्पादों। जो हमारा रक्षा उत्पाद है, जो घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाता है रक्षा से संबंधित, उसके परीक्षण हेतु एक योजना की मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो वह योजना कौन सी है? क्या रक्षा उत्पाद परीक्षण? नहीं। घरेलू रक्षा उत्पाद परीक्षण? नहीं। सर्वोत्तम रक्षा उत्पाद? हमारा दिमाग जा सकता है सर्वोत्तम रक्षा उत्पाद, क्योंकि उत्पाद के अगर हम परीक्षण कर लेंगे तो बेहतर से बेहतर मिल सकता है, तो सर्वोत्तम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बल्कि जो वह योजना है वह है रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा। अर्थात जो ये घरेलू रक्षा उत्पाद के परीक्षण हेतु योजना लॉन्च की जाने वाली है उसका नाम है रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचा। तो इस योजना के संदर्भ में कुछ 1-2 फैक्ट ले लेते हैं। दरअसल इस योजना के द्वारा हर वर्ष 5 सालों तक, यानी कि 5 सालों तक वार्षिक 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अर्थात 5 सालों तक हर वर्ष 400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा किस पे? रक्षा उत्पादों के परीक्षण के लिए। और इसके माध्यम से फायदा क्या होगा? इसके माध्यम से फायदा होगा कि जो भारत में चाहे वह निजी क्षेत्र की कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां हो, वह रक्षा उत्पाद में जो रत हैं उनके उत्पादों का परीक्षण जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तेजी से कर सके। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का अंतिम सवाल, जो कि संबंधित था किससे? घरेलू रक्षा उत्पाद के परीक्षण की योजना से संबंधित। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।